नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है लिविंग साइंस के बारे में, ठीक है। लिविंग साइंस में ये जो भी अलग अलग एस्पेक्ट है, इसको टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके जो भी क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंस कहेंगे या उसका यूज या उसका जो भी एप्लीकेशन रहेगा, ये एप्लीकेशन को अपन क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज करके ह्यूमंस के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल एप्लीकेशंस क्रिएट किए। तो इसके इसमें सबसे कॉमन चीज जो रहती है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, या जिसको अपन कहते हैं, क्या कहेंगे, ठीक है। अब ये वो मेथड रहती है जहां पे क्या होगा, देयर इज ए मैनिपुलेशन ऑफ genetic material for beneficial purpose। ठीक है। पर्टिकुलरली कोई भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में अगर कोई चेंजेस लाते हैं तो ये चेंजेस के थ्रू अपने लिए कोई बेनिफिशियल हो सके, इसलिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको अपन क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या सिंपल वर्ड में डीएनए का मैनिपुलेशन। अब ये टेक्नोलॉजी का मेन एम क्या रहता है कि ऐसे एप्लीकेशन तैयार हो जिसकी वजह से अपने को फायदा है, ठीक है। उसमें से एक एग्जांपल रहता है बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल, जितने भी बीटी क्रॉप रहते हैं, ठीक है। अब ये बीटी क्रॉप का डेवलपमेंट किसके लिए हुआ है, टू प्रोड्यूस डिसीज और पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है। सो इसका एक एप्लीकेशन जो बताया, बीटी क्रॉप्स, ओके। सो ये ऐसे क्रॉप्स है जो रेजिस्टेंस है, और किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, पेस्ट, ठीक है। सो ये क्रॉप पर्टिकुलर पेस्ट के लिए जो बोलवर्म ये रहते, कीड़े रहते जो इस पेड़ पे आते हैं, ठीक है, कॉटन रहे या ब्रिंजल रहे, उनकी वजह से क्रॉप को डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे प्लांट को डेवलप किया गया, ठीक है। अब यहां में ये जो भी बीटी वर्ड है, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, एंड ये बैक्टीरिया जो है कुछ ऐसे केमिकल बनाता है जो केमिकल वो इंसेक्ट को किल करता है, ठीक है। सो इनमें ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, या एक प्रकार का जिसको अपन क्या कहेंगे, टॉक्सिन, ठीक है। ये टॉक्सिन्स जो है, ये बनाने का जो भी जीन रहता है, वो जीन बैक्टीरिया से आइसोलेट करने के बाद प्लांट में इनकॉर्पोरेट किया गया, और उसके बाद जो क्रॉप बने, बीटी क्रॉप में जैसे बीटी ब्रिंजल एक कॉमन एग्जांपल है, एंड बीटी कॉटन, ठीक है। सो ये दोनों प्लांट में ये जीन को इंसर्ट किया गया, ठीक है। अगर इसको अपन इस मेथड को अगर शॉर्ट में समझाना चाहे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी बैक्टीरियम है, ये वो एक सोर्स हुआ जिससे अपने को जीन्स मिल रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली वो जीन जो ये टॉक्सिन बना रहा है, ठीक है, जो ये पेड़ पे आने वाले कीड़ों को किल करता है, ओके। सो ये जो भी ऑर्गेनिज्म है उससे डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। अब डीएनए आइसोलेशन में बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको अपन क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ठीक है, या सिंपली डाइजेशन, ठीक है। कोई भी डीएनए को बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में जब ब्रेक किया जाता है विथ हेल्प ऑफ एंजाइम, उसको, उस मेथड को या उस टेक्निक को क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोई भी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है, सो जिसको अपन क्या कहेंगे, होस्ट डीएनए या सिंपली डीएनए, ठीक है। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो डीएनए आइसोलेशन के लिए भी अलग अलग मेथड्स रहती है, उनमें से कोई एक मेथड का यूज करके डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। सबसे कॉमन, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल प्लांट के सेल से अगर डीएनए निकालना है तो लीफ को अपन एक बफर सॉल्यूशन में क्रश करते हैं, उसके बाद एक मशीन रहती है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, वहां पे ग्रेविटी के फोर्स के हिसाब से सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड पार्ट जो है सेपरेट होता है।
अब ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दोस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो भी सेंट्रीफ्यूज की मशीन रहती है वहां पे एक सर्कुलर मोशन में 1000 to 1 लाख आरपीएम रोटेशन पर मिनट ये स्पीड से ये मशीन चलती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से मॉलिक्यूल्स जो धीरे धीरे क्या होंगे, सेपरेट होते जाते हैं। ठीक है, अब ये अल्टीमेटली ऐसे सेल जो है बहुत सारी चीजों से बनेगी। सो सबसे पहले कम रेंज पे पहले सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पार्ट रिमूव होंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाकी के सेल ऑर्गेनिल, मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनिल एंड अल्टीमेटली डीएनए। ठीक है, सो हर जो है अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सेपरेट होता रहता है। ओके, सो ये टेक्निक का यूज करके, मशीन का यूज करके डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा। उसके बाद जो डीएनए मिलता है उसको क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। अब इसका एंड रिजल्ट क्या रहता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। जो भी अपना डिजायर्ड डीएनए है, यहां पे इस केस में डिजायर्ड डीएनए कौन सा है, बैसिलस thuringiensis, मतलब एक बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया के सेल से ये डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनाए जाएंगे। ठीक है, अब छोटे फ्रैगमेंट बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अपने को पूरे डीएनए का काम है क्या, नहीं। अब यहाँ पे डीएनए कौन सा काम है, सीक्वेंस का, वही जो टॉक्सिन क्रिएट करता है, बाकी सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर डीएनए में सभी चीजों के एक सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उन सभी केमिकल रिएक्शन में जो भी एंजाइम बनते हैं उन सबका इंफॉर्मेशन डीएनए में रहेगी। ठीक है, सो बैक्टीरिया में भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एंजाइम रहेंगे उसका भी डीएनए, उसका भी सीक्वेंस डीएनए पे प्रेजेंट रहता है। तो इसमें से सिर्फ वही चाहिए सीक्वेंस जो टॉक्सिन बनाता हो। ठीक है, अब यहाँ पे टॉक्सिन कैसे बनाता है ये अपने को कैसे पता चलेगा, तो आज तक बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में जो भी एडवांसेस हुए हैं या अब तक जो भी रिसर्च हुई है, उस सब का एक पार्ट रहता है जिसको कहते हैं जीनोमिक्स, जहां पे एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में जो भी डीएनए कंटेंट है, वो डीएनए कंटेंट के बारे में, उसका सीक्वेंस, प्रोटीन कहाँ पे बनता है, मतलब कौन से सीक्वेंस से लेके कौन से सीक्वेंस तक प्रोटीन बनाने की कोडिंग प्रेजेंट है, एंड टोटल कितने प्रोटीन बना सकता है, और ये पर्टिकुलर डीएनए में टोटल कितने जीन है। ठीक है, तो एक एंटायर ऑर्गेनिज्म में जितना भी डीएनए कंटेंट रहता है उस सबको मिलके क्या कहते हैं, जीनोम। ठीक है, सो ये जीनोम का जब सीक्वेंसिंग होता है, उसके बाद अपने को पता चलता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितने डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या रहता है, जो अपन डीएनए में पढ़े थे, दो डबल हेलिक्स थे। ठीक है, यहाँ पे बेस पेयर्स रहते हैं AGCT, और इसका जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा, सो ये जो भी सीक्वेंस रहते हैं वो सभी के सभी पता रहते हैं। ओके, सो इसका डीएनए जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद उसका क्या बनता है, मैप। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद उसका क्या बनता है, मैप। तो इस सीक्वेंसिंग और ऐसे पहले ही जो साइंटिस्ट ने रिसर्च कर चुके हैं, ऐसे मैप और जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू अपने को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो कोई भी प्रोटीन बनाने का सीक्वेंस है वो कहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए तो बहुत लंबा है, उसमें से अपने को कैसे पता चलेगा कि यही वो पार्ट है जिससे प्रोटीन या कोई एक टॉक्सिन बनता है, तो ऐसे मैपिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू पता चलता है। ओके, सो उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, या डिजायर्ड जीन कहेंगे, या डीएनए फ्रैगमेंट भी कह सकते हैं। ओके, सो अपने अभी क्या चाहिए कि जो डिजायर्ड फ्रैगमेंट है, ठीक है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये करते समय ये जो भी डीएनए फ्रैगमेंट है, अभी ये छोटी सी टेस्ट ट्यूब नहीं कह सकते, उसको वाइल कहते हैं, छोटी ट्यूब जो रहती है। तो ये वाइल में डीएनए और बाकी बफर वगैरह सब कुछ है, एंड ऑब्वियसली डीएनए कोई कलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है जिसको अचानक वो चमकने लगेगा ट्यूब में, और चमकता भी है तो वैसे अपने को पता नहीं चलेगा इन चारों डंडियों में से कौन सी डंडी अपने काम की है। ओके, सो ये जो भी डीएनए है वो एक वाइल में है, अब उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ये सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक रहती है उसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये मेथड का मेन फंक्शन क्या रहता है, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए, इनमें से कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है उसको सेपरेट करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से उसको सेपरेट करता है।
अब यहाँ पे ये जो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रहता है, ये इतनी इतनी छोटी सी मशीन रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसा जेल रहता है, ठीक है। सो जेल एक मीडियम की तरह काम करता है जहां पे डीएनए रहेगा। ये जेल में थोड़े बहुत क्या कहते हैं, ऐसे डिप्रेशन या वेल्स रहते हैं, छेद रहते हैं, कह सकते हैं अपन उसको, ओके। ऐसे छेद रहेंगे जहां पे डीएनए सैंपल डाला जाता है, ओके। अब ये जो भी असेंबली है ये एक बफर में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड ये जो भी बफर है ये किसकी तरह काम करता है, मीडियम की तरह काम करेगा, ओके। और इसके दोनों साइड पे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे नेगेटिव वाला एंड पॉजिटिव वाला यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ वेल या छेद हमेशा कौन सी साइड पे रहते हैं, नेगेटिव साइड पे। क्यों? क्योंकि डीएनए बेसिक है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज है तो किस चार्ज की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा, ओके। अब यहाँ पे बफर यानी अल्कोहल एंड बाकी दूसरे जो केमिकल्स रहते हैं उन सबका मिक्सचर है। बफर यानी एक ऐसा सब्सटेंस या केमिकल जो मीडियम प्रोवाइड करता है, ये सब प्रोसेस इजी होने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोला है, बफर। सो बफर जो है पूरा मतलब ये पूरा कवर करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो रहते हैं वो एक्जैक्टली टच नहीं होते, साइड में रहते हैं, ओके। सो ये पूरी असेंबली जो है वो बफर में कवर्ड रहेगी। डीएनए फ्रैगमेंट ये जो भी वाइल में एक छोटी पिपेट कहते हैं जिसको, ठीक है, या माइक्रो पिपेट कहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये छोटे थोड़े थोड़े सेक्शंस में जो है जो भी डीएनए के फ्रैगमेंट्स है वो उसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। सो 3 से 4 घंटे ये असेंबली चलती रहेगी, मशीन शुरू रहती है। उस टाइम पीरियड में धीरे 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 डीएनए फ्रैगमेंट्स जो रहता है वो सेपरेट होते जाएंगे, ठीक है। और ये डीएनए फ्रैगमेंट अपने को कैसे दिखेंगे, ये यहाँ पे दिखते हैं जेल के ऊपर। ये कैसे दिखता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या ऐड किया जाता है, डाई, ठीक है। डाई जो क्या को प्रोवाइड करेगा, विजुअलाइजेशन, अपने को दिखना चाहिए ना, नहीं तो इतना सारा माथापच्ची किया और पता चला कि डीएनए बाहर भाग गया, ठीक है। सो ये जो भी है अपने को दिखना चाहिए, नहीं तो अपने को कैसे पता चलेगा डीएनए कहां तक आया, ठीक है। सो यहाँ पे डाई ऐड किया जाता है जब भी डीएनए इसमें मिक्स डाल रहे उससे पहले डाई मिक्स किया जाएगा, ओके। सो जब सबसे पहली स्ट्रैंड या सबसे पहला बैंड इसके क्लोज आएगा तब अपन बंद कर देंगे। अगर वहां पे शुरू रखते हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल धीरे धीरे डायरेक्ट बफर में चले जाएंगे, जेल में नहीं रहेंगे, फिर सेपरेशन नहीं होगा, ओके। सो ये ऐसा सेपरेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अलग अलग मेथड्स यूज होता है, ठीक है। उसमें से एक मेथड रहता है जहां पे एक रेडियो एक्टिव मटेरियल या फिर प्रोब यूज करते हैं। प्रोब का काम क्या रहता है कि ये उस सीक्वेंस के साथ अटैच हो जो सीक्वेंस अपने काम का है, ठीक है। और वो सीक्वेंस को अपने को कैसे पता चलेगा, ये जो भी यहाँ पे जीनोम मैपिंग बताया उसकी वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है AGCT TTT। अगर ये हाइपोथेटिकली अगर बताते हैं कि ऐसा सीक्वेंस जो है अपने डिजायर्ड, ठीक है, जो यहाँ पे अपने को फ्रैगमेंट चाहिए, ओके। अगर उसका सीक्वेंस ऐसा है तो ऐसे ही सीक्वेंस वाला प्रोब जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। सो ये जो भी फ्रैगमेंट्स है इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर। इसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है। एक शीट रहती है क्योंकि ये अभी जेल में है, ठीक है, और अपने को वो निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना, ठीक है। सो ये जेल से एक मेम्ब्रेन रहती है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को डाला जाता है, ठीक है। जेल जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर रख देते हैं और ग्रेविटी के हिसाब से डीएनए फ्रैगमेंट जो है उस मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करके वो सेगमेंट के ऊपर अटैचमेंट होगा जो अपने क्या है, डिजायर्ड सेगमेंट, जो अपना क्या है, डिजायर्ड सेगमेंट, ठीक है। सो वो रेडियो एक्टिव मेथड के मतलब रेडियो एक्टिव विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखेगा कि यहाँ पे ये सेगमेंट जो है वो चमक रहा है या प्रोब जो है वो अटैच हो चुका है। सो वो डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट करेंगे, फिर से बफर में डाला जाएगा क्योंकि अब तक वो जेल में और पेपर के मेम्ब्रेन के ऊपर है, ओके। सो ये जब भी प्रोबिंग करने के बाद वो डीएनए जो है वो आइसोलेट होगा पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। और वो डीएनए को अपन इनकॉर्पोरेट करेंगे वो ऑर्गेनिज्म में जिसमें अपने को एक्सपेरिमेंट करना है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोर्स या डिजायर्ड सेगमेंट कौन सा था, एक बैक्टीरिया का। सो बैक्टीरिया के आइसोलेशन में इतने सारे स्टेप्स आएंगे, उसके बाद एंड में क्या मिलता है, ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट। अब ये जो भी फ्रैगमेंट है इसको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, होस्ट में। होस्ट कह सकते हैं या फिर स्पीसीज या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें भी अपने को मैनिपुलेशन करना है। ओके, सो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म क्या है, एक क्रॉप, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्टेप में एक क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डीएनए ऐसे फेंक थोड़ी देंगे सेल के ऊपर, तो सेल के अंदर जाना चाहिए और सेल का पार्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो क्या कहते हैं, सिर्फ प्लाज्मिड जैसा एक डीएनए का सर्कुलर क्या रहता है बैक्टीरियल सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में, एक क्रोमोसोम के अलावा भी, मतलब न्यूक्लियस के अलावा भी एक डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो एक प्लाज्मिड जो रहता है ऐसा सर्कुलर डीएनए रहेगा, ठीक है। प्लाज्मिड जो रहता है एक सर्कुलर डीएनए रहता है, तो ये प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर करना है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो वो डायरेक्ट नहीं डाल सकते। इसके लिए क्या चाहिए, वेक्टर, एक व्हीकल चाहिए, ठीक है। अपन जैसे व्हीकल यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वैसे यहाँ पे क्या चाहिए, व्हीकल। तो ये जो भी वेक्टर है वो एक बैक्टीरिया रह सकता है, या एक वायरस भी रह सकता है, या सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए भी रह सकता है। तो इसमें से जो भी कोई भी वेक्टर, बहुत सारे रहते हैं, इसमें से जो भी सुटेबल वेक्टर हो वो सुटेबल वेक्टर का यूज किया जाएगा। और ये जो भी डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट था टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए, वो सेगमेंट जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यानी क्रॉप में इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेट कर किया तो अपने को पता डाल दिया एक बार, तो कंफर्म है क्या वो जाएगा ही और काम करेंगे ही नहीं। तो इसके बाद क्या होता है, उसकी टेस्टिंग होती है। ये जो भी प्लांट है उसको 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन तक ग्रो करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि इसमें एक्चुअली डीएनए सेगमेंट गया है क्या नहीं, ठीक है, वो सच में काम करता है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारी टेस्टिंग और फील्ड में जो भी रिसर्च, जहां पे भी रिसर्च होती है, जब भी कोई भी ऐसा प्लांट मॉडिफाइड जेनेट, अब ये जिसमें जीन्स को मैनिपुलेट किया गया है या डीएनए को मैनिपुलेट किया गया है, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीएमओ, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीएमओ। ओके, सो ये जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल, इन सबको क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके डीएनए में कोई ना कोई चेंज किया है अपन ने विथ इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो इनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो ये जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, वो रिसर्च के जो भी फील्ड रहेगी, पहले वैसे क्रॉप वहां पे उगाए जाएंगे, उसके ऊपर टेस्टिंग, स्टडी, ये सब चीजें होंगी। अभी इतना सब कुछ किया तो एक्चुअली पता होना चाहिए ना कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये सब टेस्टिंग होने के बाद अगर उसके कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद उसको मार्केट में या लोगों के यूज के लिए रिलीज किया जाएगा, ठीक है। सो कोई भी ऐसा जेनेटिकली मैनिपुलेटेड क्रॉप अगर मार्केट में है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये सब होने के बाद उसकी बहुत बार टेस्टिंग हो चुकी है और वो कंफर्म होने के बाद ही उसको यूज में या कंजम्पशन में लाया जाता है। ओके, सो ये बेसिक हुआ जिसकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, ऐसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको अपन अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बीटी ब्रिंजल, ब्रिटी कॉटन, ये एक एग्जांपल हुआ। ये पर्टिकुलरली किसके लिए रहता है, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, कीड़ों के अगेंस्ट। इसके अलावा और एग्जांपल रहता है इसमें, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन बढ़ाने का लिए भी ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, जिसका एक एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। टोमेटो जनरली, टोमेटो का जो एडिबल पार्ट रहता है वो कौन सा रहता है, उसका शेल, शेल कहेंगे या फिर जो भी उसका टर्फल है, वो जो है वो एडिबल पार्ट है, ठीक है। अगर अपन नॉर्मल या क्या कहेंगे वाइल्ड टोमेटो देखते हैं, तो वाइल्ड टोमेटो में वाटरी पार्ट जो है, पानी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, और उसका जो शेल रहता है ऊपर का वो बहुत थिन रहता है, और चांसेस रहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी, मतलब जैसे ही हार्वेस्ट हुआ है उतने जल्दी कंज्यूम होना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी खराब होना स्टार्ट होता है,
ठीक है। तो फूड या एग्रीकल्चर में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वेजिटेबल या फ्रूट्स की अगर बात करते हैं तो जैसे ही वो पेड़ से निकलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, उसके खराब होने के चांसेस या ड्यूरेशन शेल्फ लाइफ जो है वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन क्रॉप। तो हर क्रॉप की अपनी कोई ना कोई शेल्फ लाइफ रहती है। तो टोमेटो की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये उसका एक वेराइटी डेवलप की कि जिसकी वजह से उसकी बॉल जो है बहुत थिक हो जाती है और उसमें ऐसे जो एंजाइम्स उसके जल्दी पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऐसे एंजाइम्स का परसेंटेज कम किया विथ हेल्प ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो इसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। इसके अलावा और एक एग्जांपल है दैट इज गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे राइस जनरली राइस में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन सा रहता है? राइस में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन सा रहता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, मोर स्पेसिफिकली स्टार्च। तो राइस जो अपन सफेद चावल खाते हैं वो क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म, उसके ऊपर कोई कोटिंग या हस्क नहीं रहता। तो ये जो भी एंडोस्पर्म है वो सिर्फ प्योरली स्टार्च से बनता है। ठीक है, हर राइस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है जिसको एलोरॉन लेयर कहते हैं। एलोरॉन लेयर एंडोस्पर्म के ऊपर कोट देती है जिसकी वजह से उसको पर्पलिश कलर आता है। ठीक है, कभी देखा होगा राइस एक साइड से ऐसी रेड कलर की या पर्पल कलर की लाइन दिखती है। ठीक है, तो वो पॉलिशिंग के इसमें वो निकल जाती है। एंड इसके अलावा उसके ऊपर और भी एक, अब राइस क्या है? एक सीड है और सीड के ऊपर क्या रहेगा? सीड कोट। हर सीड के ऊपर सीड कोट रहता है, जैसे मूंगफली के ऊपर रहेगा। तो राइस भी एक सीड है तो उसके ऊपर सीड कोट रहता है। तो वो सीड कोट को जो है रिमूव किया जाता है। ठीक है, वो क्यों रिमूव करते हैं? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट जो रहते हैं वो सीड कोट में रहते हैं। जैसे राइस में सेलेनियम और इसका सेलेनियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसका परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है बाकी क्रॉप के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन जब राइस जैसे सीड में अगर कोट प्रेजेंट है तो उसको पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अपना राइस हार्डली 15 मिनट में पक जाता है अगर अपन ओपन फ्लेम में या ओपन पैन में भी रखते हैं व्हाइट राइस। लेकिन ब्राउन राइस या रेड राइस जो कोई भी उसका सीड कोट कलर हो, अगर उसमें कलर वेरी होता है तो कलर अलग अलग है उसमें, व्हाइट, रेड, पर्पल, ब्लैक। ओके, व्हाइट तो ठीक है वो हम रिमूव करते हैं। तो ये जो भी सीड कोट वाले राइस या उसको होल ग्रेन कहते हैं, पूरा अनाज। ठीक है, सो ये जो भी होल ग्रेन रहते हैं उनको पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और हर सीड कोट में, प्लांट में हर सीड कोट में एक प्रोटेक्टिव या एक कंपाउंड रहता है जिसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब ये जो भी कंपाउंड रहता है ये अपनी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स का ठीक से एब्सॉर्प्शन नहीं होने देता। इसीलिए अपन जब भी कोई भी दाल पकाते हैं तो दाल प्रेशर कुकर में क्यों पकाते हैं? ठीक है, एक तो वो उस पहले पॉलिशिंग होगा तो सीड कोट पहले रिमूव हो जाता है, और बाकी जो भी राजमा, चने या बाकी जो भी है छोले, तो इन सबको अपन भिगाते क्यों है? भिगोने की वजह से ये सीड कोट में जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, बट ऑब्वियसली अपन हर रोज चावल खाते हैं तो हर रोज कोई 12 घंटे चावल सोख के नहीं रखने वाला, उसके बाद कुकर में पकाएगा। ठीक है, ऐसा रहेगा तो लोग खाना ही छोड़ देंगे। ठीक है, सो इसीलिए मतलब कन्वीनियंट होने के लिए हस्क वो जो है वो रिमूव किया जाता है। ठीक है, एनीवे, सो राइस में सबसे मेन कंपाउंड क्या रहता है? स्टार्च। प्योरली अपन स्टार्च खाते हैं। ठीक है, उसमें बाकी के न्यूट्रिएंट तो वो सीड कोट में रहते हैं जो अपन नहीं खाते। तो राइस जो है वो वन ऑफ द स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड यानी जिसके बेस मतलब जो मेन कंपोनेंट है किसी भी फूड हैबिट का। ठीक है, सो पूरे वर्ल्ड में मेज, राइस एंड व्हीट, ये तीन को क्या कहते हैं? स्टेपल फूड क्रॉप। ठीक है, ये तीनों क्रॉप हर कंट्री में कोई ना कोई फॉर्म में खाए जाते हैं एज एन देयर मेन सोर्स ऑफ फूड। ओके, सो राइस जो है उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं रहते हैं। ठीक है, गोल्डन राइस जो रहता है ये जेनेटिकली मैनिपुलेटेड क्रॉप हुआ जिसमें विटामिन ए का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिसमें विटामिन ए का प्रोडक्शन होता है। अब विटामिन ए जो रहता है इट इज अ कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव कंपाउंड। ठीक है, या जिसको रेटिनॉल डेरिवेटिव कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, सो ये विटामिन ए प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे रेटिनॉल या कैरोटीनॉइड्स का परसेंटेज जो है वो बढ़ाया गया है जेनेटिकली, जिसकी वजह से उसको वो कौन सा कलर का दिखता है? गोल्डन कलर का दिखता है। ठीक है, सो ये न्यूट्रिशन के लिए हुआ। सो न्यूट्रिशन के लिए ये टाइप का मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। उसके अलावा माइक्रोब्स में भी क्या कहते हैं, वेरियस कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जीन्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, अब ये सब किसके लिए काम में आते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जैसे अल्कोहल,
एसिड, ठीक है, बहुत सारे क्लीनर्स रहते हैं जिसमें कोई ना कोई टाइप का एसिड यूज होता है। इसके अलावा भी जो भी प्रैक्टिकल लैब में, हर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल लैब रहती है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड जूनियर कॉलेज, तो वहां पे ये सारे केमिकल लगते हैं। तो ये सारे केमिकल किससे बनते हैं, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सभी के सभी नहीं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल में भी जो अपन मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, वो एंटीबायोटिक कहां से आते हैं, प्रोड्यूस कौन करता है, बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यानी ऐसे कंपाउंड जो लाइफ के अगेंस्ट है, एंटी मींस अपोजिट एंड बायोस मींस लाइफ, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिंदा लाइफ को खत्म करते हैं, इसलिए उसको क्या बोला है, एंटीबायोटिक, क्योंकि ये खाने के बाद बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए अपन ठीक होते हैं। ओके, सो ये जो भी एंटीबायोटिक्स है, इनका मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कौन करता है, बैक्टीरिया, ठीक है। सो बैक्टीरिया की ये एंटीबायोटिक्स बढ़ाने की एबिलिटी को और एनहांस किया गया विथ हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसके बाद ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो एंटीबायोटिक बनाना, देन इंडस्ट्री में एसिड, अल्कोहल, जो भी इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट वहां पे बनते हैं। इनके अलावा विटामिन प्रोडक्शन, विटामिन टैबलेट जो अपने को आते हैं, ठीक है। सो विटामिन प्रोडक्शन, सो ये अलग अलग तरीके हुए जहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें से सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन है, जैसे अल्कोहल प्रोडक्शन, जहां पे वो सभी बैक्टीरिया जो अल्कोहल बनाते हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली यीस्ट, ठीक है, सो ये यूज किया जाता है। इसके अलावा भी यीस्ट जो है उसका अल्कोहल बना, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो रहता है वो अल्कोहल ही हुआ, एंड दूसरा जो अल्कोहल जो है ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यानी नॉन ड्रिंकिंग अल्कोहल या डिस्टिल्ड अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद बेवरेज, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो भी बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि ये अलग अलग क्या मेथड से अपने लाइफ को इजियर बनाने के लिए ये सभी चेंजेस या मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और एक आता है, दैट इज सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी चीजों में कोई ना कोई केमिकल रहता है, ठीक है, वो स्प्रे हो या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर पेस्टिसाइड रहेंगे, या जो भी अनाज अपन खाते हैं उसमें भी अपन पाउडर डाल दें ताकि कीड़े ना लगे। सो एंड दिन भर में अपन बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल रहते हैं, तो ये सभी केमिकल एंड में कहाँ पे जाएंगे, अपने लैंड्स में, ठीक है। अगर वो कंटेमिनेटेड या डोमेस्टिक वाटर्स जो है या वेस्ट है, वो अगर बिना प्रोसेस किए वैसे ही जमीन में या पानी में चला जाता है, तो ये सारे केमिकल अपने वाटर बॉडीज में जाएंगे। ये सारे हार्मफुल क्या कहेंगे, टॉक्सिन्स, देन कार्सिनोजेन, ऐसे केमिकल जो कैंसर प्रोड्यूसिंग है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे वेस्टफुल, हार्मफुल मटेरियल जो है वो अपने लैंड में क्रॉप के थ्रू या वाटर के थ्रू फिर से अपनी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। इसीलिए इन सब का क्या है, ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो नॉर्मल ट्रीटमेंट तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसको अपन स्वेज ट्रीटमेंट कहते हैं, वो तो चलता ही है, बट इसमें और एक स्टेप ऐड होनी चाहिए आज के डेट में, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। तो एक सुपरबग नाम का जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब डेवलप किया गया, जो बहुत ज्यादा हैवी या एरोमेटिक कंपाउंड को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं, जैसे फ्रिज के थ्रू बाहर निकलने वाले कुछ रहते हैं, अपने स्प्रे जो रहेंगे, स्प्रे में जो रहता है बहुत गैसेस रहते हैं वो स्प्रे के फॉर्म में लाने के लिए, तो इन सब मटेरियल्स में क्या रहते हैं, बहुत सारे वोलेटाइल केमिकल बाहर निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के साइक्लिक कंपाउंड बाहर निकलते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया या नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिकली ऐसे भी बैक्टीरिया को डिजाइन किया गया है कि ये जो आज के डेट के जो भी हाईफाई ये टॉक्सिक केमिकल है उनको डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। सो ये अलग अलग वे के थ्रू इसको यूज किया जाता है, या इसके अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो मोर स्पेसिफिकली किसके थ्रू काम करती है, थ्रू डीएनए के थ्रू। एंड ये जो भी डीएनए ये कैसा है, मॉडिफाइड है, तो इसी को दूसरा नाम क्या रहता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, या जिसको शॉर्टली कहते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, एक ही टर्म, मतलब एक ही चीज है दोनों भी, बट इसको दूसरा नाम क्या रहता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि डीएनए को अपन क्या कर, रिकम्बाइन कर रहा है, एक पार्ट एक से निकाला दूसरे में डाला और वो फिर तीसरे वेक्टर के थ्रू तीसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है। सो ये सब चीजें होती है, इसलिए उसको ये नाम दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे
जैसे जैसे ये रिसर्च होती जा रही है वैसे वैसे इसके एप्लीकेशंस जो है वो और वाइड या वैरिड होते जा रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन, ये तो सभी बाकी की इंडस्ट्री, अगर अपन फाइबर की इंडस्ट्री देखते हैं तो कॉटन जनरली व्हाइट कलर का रहता है। ठीक है, तो इवन बहुत जगह पे ऐसे रिसर्च हुई है जहाँ पे नेचुरली प्लांट में कलर्ड कॉटन डेवलप किया जाए। ठीक है, क्योंकि कॉटन व्हाइट कलर का रहता है, फिर उसके जो भी प्रोसेसिंग है उसके बाद उसको कलर डालते हैं, जिसको अगेन बहुत ज्यादा रिसोर्सेस, केमिकल एंड पैसा लगेगा। तो अगर प्लांट में ही नेचुरली कलर्ड फाइबर आता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर स्टेप जो है वो अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब उतना ज्यादा एनर्जी या आउटपुट वहां पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके से यूज होता है। अगर अपन मेडिकल टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, ठीक है, तो अपने हर ऑर्गेनिज्म में ऐसे कोई ना कोई डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिकली या जनरेशन टू जनरेशन कैरी आउट होते हैं। ओके, सो इसमें से बहुत सारे ऐसे डिसीजेस रहते हैं जिसके ऊपर क्योर नहीं रहता। ठीक है, जैसे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया। ठीक है, ये ऐसे डिसऑर्डर है जहाँ पे एक टाइम के बाद अपनी याददाश्त चली जाती है, अपने को ये भी याद नहीं रहता अपना घर क्या पे है, अपना नाम क्या है और अपन क्या कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, सो ये ऐसे डिसऑर्डर जो है ये दे आर प्रोपोगेटेड थ्रू जेनेटिक्स। ठीक है, फैमिली में अगर किसी को होता है तो प्रोबेबिलिटी है कि फैमिली ट्री में आगे चल के किसी ना किसी में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स में अगर अपन जीन्स का एक्सप्रेशन अगर चेंज कर सकते हैं तो डिसीज ही अपने में डेवलप नहीं होगा। ठीक है, सो ऐसे अगर अपन बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली टू एलिविएट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो उसको अपन क्या कहते हैं, जीन थेरेपी। ये और एक एप्लीकेशन हुआ, दैट इज जीन थेरेपी। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज या नोन नहीं है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली ये अपकमिंग फील्ड है, रिसर्च हो रही है, थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है यहाँ पे, बट ऑब्वियसली ये उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि जो सभी को अवेलेबल, मतलब सभी को यूज कर सके। ठीक है, बट ऐसे भी टेक्नोलॉजीज है जहाँ पे अपन जीन्स के एक्सप्रेशन, अपने बॉडी में जो भी जीन्स है उसका एक्सप्रेशन को अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जिसकी वजह से कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर अपने को नहीं हो पाएगा। सो ये हुआ उसके बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में, ये बहुत शॉर्ट में बताया, ये बेसिक है टेक्नोलॉजी का। अब इसी की तरह और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज रहती है, क्योंकि इसके हर स्टेप में, जैसे डीएनए आइसोलेशन एक यहाँ पे थोड़ी देर 2-3 मिनट में एक्सप्लेन किया, बट एक्चुअली ये सिर्फ डीएनए आइसोलेट करने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो टिश्यू को क्रश करना या बैक्टीरिया का कल्चर निकालना, उसके बाद एंजाइम्स और बफर में मिला के वो सेंट्रीफ्यूज करना, सो पहले बाकी के पार्ट, उसके बाद ये करते 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 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, सो ये हर स्टेप जो है एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ओके, सो ये हुआ जनरल इंट्रोडक्शन इसका बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है।